दोस्तों नमस्ते। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने से पहले आप डीएनए के बारे में समझ लें, ताकि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझना काफ़ी आसान हो जाए। देखिए, यह डीएनए का ही डायग्राम है जिसे मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है, आपके सामने कंप्लीट करूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस चीज को जानिए, डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोज NuCleic न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसे सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में विल्किंस एवं फ्रैंकलिन ने एक्सरे द्वारा देखा एवं यह जो आप डीएनए का डबल स्टैंडर्ड डीएनए आप देख रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड मतलब इसमें दो श्रृंखला है, एक ये श्रृंखला और दूसरा ये श्रृंखला। तो इस डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में इसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की चर्चा किया। अब देखिए, इसमें देखने वाली बात यह है कि यह जो डीएनए है, यह डीएनए हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में, मतलब कोई भी हमारे शरीर का ऐसा अंग नहीं है जिसमें कि डीएनए नहीं पाया जाता है। जिस डीएनए की बात हो रही है, यह डीएनए हमारे शरीर के सभी अंग में, अर्थात कहने का मतलब डीएनए, कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पैर की नाखून से लेकर सर की ये बाल जो है, यहां तक हर जगह पाया जाता है यह डीएनए। और यह डीएनए हमें मिलता कहां से था? यह डीएनए मिलता भी है हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा, यानी कि मदर एवं फादर के द्वारा मिलता है। और यह जो मदर और फादर हैं, इनसे 50-50% डीएनए मिलता है, जो कि हमारे शरीर में 100% डीएनए को उत्पन्न करता है। यहां तक समझने में किसी प्रकार के आप लोगों को दिक्कत नहीं है? अब देखिए क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसे 1951 ईस्वी में विल्किंस एवं फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन विधि द्वारा देखा। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी कि डीएनए के द्विकुंडली रचना का अध्ययन किया। ठीक, यहां तक समझने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। यह डीएनए जो कि हमें अपने मम्मी पापा से मिलता है, इसे हम आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं।
क्यों कहते हैं उस चीज को भी मैं बता रहा हूं। देखिए, यह जो डीएनए है इसे आनुवांशिक पदार्थ मतलब GENETIC जेनेटिक, METERIAL मटेरियल भी कहते हैं। और जेनेटिक मटेरियल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक यही ऐसा पदार्थ है जो माता पिता से उनके बच्चों में, जो कि माता पिता से उनके बच्चों में, माता पिता से उनके बच्चों में गुणों को भेजता है। देखिए, माता पिता से उनके बच्चों में गुणों को भेजता है, इसलिए इसे हम लोग आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ? क्योंकि माता पिता का जो भी लक्षण होगा, जो भी गुण होगा, उसके गुणों को उनके बच्चों में जो भेजेगा, ट्रांसफर करेगा, वह काम है इस डीएनए का। किस डीएनए का? इस डीएनए का। इसके बाद यह डीएनए किसी भी जीव में जो माता पिता से प्राप्त होता है, वह कभी भी किसी भी विधि द्वारा आप नहीं बदल सकते। कभी भी किसी भी विधि द्वारा नहीं बदल सकते डीएनए को। आपके शरीर के अंगों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किडनी बदल सकते हैं, लीवर बदल सकते हैं, फेफड़ा बदल सकते हैं, ब्रेन भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन हमारे शरीर का जो डीएनए है वह कभी भी किसी भी विधि द्वारा नहीं बदला जा सकता है। तो इतना बात क्लियर? इतने बातों में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मैं इसी डीएनए के बारे में और आगे बताता हूं। यह जो आप डीएनए देख पा रहे हैं, यह डीएनए अनेकों न्यूक्लियोटाइड का, NUCLEOTID, न्यूक्लियोटाइड, अनेक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जैसे आप ये डीएनए देख पा रहे हैं, तो इसमें यह जो आप रचना देखते हैं, इस तरह का ये जो डंटा सा देखते हैं, इसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड। क्या है यह? न्यूक्लियोटाइड। आप किसी डॉक्टर की गाड़ी पे या एम्बुलेंस पे या जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हैं, उनके गाड़ी पर आपको हमेशा इस तरह का रचना मिलेगा, और उसमें यह जो ये लाठी जैसा, सीढ़ी जैसा जो यह लगता है, इसे ही कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक, क्या है यह? न्यूक्लियोटाइड।
और इसमें बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड होता है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड होता है। और यह न्यूक्लियोटाइड बना होता है शुगर, फॉस्फेट एवं नाइट्रोजनस बेस का बना होता है, जिसे हिंदी में शुगर, शर्करा भी इसे कहते हैं, फॉस्फेट एवं नाइट्रोजनीय नाइट्रोजनीय क्षार कहते हैं। चलिए, अभी इस चीज को आप समझ गए कि यह जो डीएनए है ये दोनों स्ट्रैंड है, श्रृंखला है, स्ट्रैंड है, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं यह क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और यह न्यूक्लियोटाइड बना किसका होता है, शुगर, फॉस्फेट एवं नाइट्रोजनीय क्षार का बना होता है, जिसमें कि यह जो आप शुगर देख रहे हैं इसमें 5 कार्बन वाला शुगर होता है। शुगर कौन सा होता है, 5 कार्बन वाला होता है। मतलब इसमें 5 कार्बन के मिलने से जो शर्करा बनता है, जो शुगर बनता है, वो होता है, जिसे हम लोग पेंटोज शुगर, जिसे हम लोग पेंटोज शुगर कहते हैं। पेंटोज, PENTOSE। पेंटा मीन्स 5, पेंटा मीन्स 5, और शुगर है तो उसमें कार्बन होगा ही होगा। ये आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें भी यह पेंटोज शुगर जो है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है राइबोज, दूसरा होता है DOXY, डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये जो आप देख पा रहे हैं राइबोज शुगर एवं डीऑक्सी राइबोज शुगर, इसमें 5 कार्बन होता है हमेशा, केवल और केवल 5 कार्बन होता है, जिसे आप C5H10O5 द्वारा सूचित कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है। जबकि डीऑक्सी राइबोज शुगर C5H10O4 होता है। इतना बात समझ गए। यह राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर में अंतर केवल इतना है कि इसमें राइबोज शुगर में डीऑक्सी राइबोज शुगर की अपेक्षा 1 ऑक्सीजन अधिक है। कार्बन 5, हाइड्रोजन 10, जबकि राइबोज शुगर में ऑक्सीजन 5 है एवं डीऑक्सी राइबोज शुगर में ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब हुआ कि 1 ऑक्सीजन इसमें डीजेनरेट हो जाता है, और यही वह डीऑक्सी राइबोज शुगर है जो कि आपके डीएनए में मौजूद होता है। इतना बात क्लियर है। चलिए एक बार इसे देखिए आप लोग।
अब देखिए शुगर के बारे में आपको पता चल गया, तो अब हम देखते हैं आगे। यह शुगर हो गया, तो अब हम लोग आगे देखेंगे आगे और क्या होता है इसमें। तो शुगर आप लोग को पता चल गया कि डीएनए में कौन सा शुगर होता है, कौन सा शुगर होता है बताइए? डीऑक्सी राइबोज शुगर। गुड, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं इस फॉस्फेट में। तो फॉस्फेट में देखिए इसमें फॉस्फेरिक एसिड के रूप में होता है H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में होता है। ठीक, अब हम इसके आगे और चलेंगे। अब नाइट्रोजनस बेस की यदि बात करते हैं, तो नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार का होता है। चलिए इसे मिटाना पड़ेगा, फिर नाइट्रोजनस बेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए यहाँ स्पेस कम है। देखिए नाइट्रोजिनस बेस, NITROGENOUS, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनीय क्षार, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन, PURIN, जबकि दूसरा होता है पायरामिडिन। प्यूरिन और दूसरा पायरामिडिन। ठीक है, अब देखिए यहां जो यह प्यूरिन है, यह भी दो प्रकार का होता है। प्यूरिन भी दो प्रकार का, कौन कौन सा? AG, ADENINE, एडिनिन, जबकि दूसरा है GUANINE, गुआनिन। क्या है? गुआनिन। ठीक, अब पायरामिडिन देखते हैं, यह भी दो प्रकार का है। कौन कौन सा है? साइटोसिन, THYMINE, थाइमिन। कौन कौन सा है? साइटोसिन एवं थाइमिन। यदि डीएनए की बात करें तो यह पैरामिडिन दो, साइटोसिन एवं थाइमिन, जबकि आपके आरएनए में भी नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, तो उसमें इसी थाइमिन के जगह पर मौजूद होता है यूरेसिल। मतलब यूरेसिल, इसका मतलब यह है कि डीएनए और आरएनए में थोड़ा डिफरेंस यह भी है कि उसमें थाइमिन के जगह यूरेसिल होता है। जबकि हम लोग अभी शुगर पढ़ रहे थे, तो शुगर में देखे कि डीऑक्सी राइबोज शुगर की जगह पर आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है।
इतना में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अब हम लोग डीएनए की कुछ रचना के बारे में तो जरूर ही जान चुके हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना पॉलीमर होता है। इसमें इसमें देखिए यहाँ शुगर, नाइट्रोजनस बेस एवं फॉस्फेट, अर्थात शुगर, नाइट्रोजनस बेस एवं फॉस्फेट बराबर न्यूक्लियोटाइड होता है। इतना में आप लोगों को और किसी तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार देखिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसे हटाते हैं हम सभी, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यह जो आप डीएनए देख रहे हैं, इसमें जो यह लाठी जैसा रचना देख रहे हैं, एक्चुअली इसमें दो स्टैंड और दोनों अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के साथ आता है। अगर ए है, एडिनिन है, तो यह हमेशा थाइमिन के साथ हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, जबकि यदि सी है तो हमेशा यह जी के साथ जुड़ेगा, अर्थात साइटोसिन, मतलब यह ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं, नहीं तो थोड़ा गंदा लगेगा, इसीलिए थोड़ा अलग अलग ही कर लेते हैं इसे। थाइमिन है तो एडिनिन के साथ हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड 1 1 2, ठीक। चलिए इसे भी जोड़ देते हैं, बस आप इस चीज को समझिए कि इस बीच में दो न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ एक लाइन का मतलब, ये जो आप एक लाइन देख रहे हैं, इसमें दो न्यूक्लियोटाइड, एक इस साइड है, दूसरा इस साइड है। बीच में जुड़ा किससे है? नाइट्रोजनस बेस के द्वारा। वो भी किसके द्वारा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। एक चीज यहां और आपको याद रखने के लिए बता दूं, नाइट्रोजिनस बेस, जिसे हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजनीय क्षार। देखिए, इसके बारे में अभी मैंने तुरंत बताया था। कौन कौन सा नाम बताया था बताइए? एक था प्यूरिन और दूसरा था पायरामिडिन, ठीक है। हिंदी भी लिख ही देते हैं, प्यूरिन, पायरामिडिन, ठीक। अब देखिए, यह जो प्यूरिन है, जो कि था ADENINE, एडिनिन, एडिनिन, और दूसरा क्या था? GUANINE, गुआनिन। दूसरा क्या है? गुआनिन। जबकि यह पैरामिडिन है, CYTO, साइटोसिन, एवं THYMINE, थाइमिन। चलिए अभी ये लिखा हुआ ही है, इसे मैं यहाँ इंग्लिश में ही रहने देता हूँ। इसका मतलब यह है ए, ठीक है। ये क्या है? जी। यह क्या है? सी। और यह क्या है? टी।
तो आप इस नाइट्रोजनस बेस के जो 4 नाइट्रोजनस बेस हैं आपके पास, इस चारों नाइट्रोजनस बेस को आप इतने आसानी ट्रिक्स के द्वारा भी याद रख सकते हैं। Ag क्या है? यदि प्यूरिन है तो Ag, और दूसरा क्या है? Ct। मतलब आप कह सकते हैं Ag, Ct बजाइए ना, Ag, Ag, Ct बजाइए ना, मतलब एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एवं थाइमिन। ठीक, इसमें जब भी यह डीएनए का स्ट्रैंड तैयार होगा तो ये हमेशा, यह जो प्यूरिन बेस है हमेशा पैरामिडिन बेस से, और यह जो पैरामिडिन बेस है वह हमेशा प्यूरिन बेस से जुड़ेगा। मतलब यहाँ आप कह सकते हैं कि यह प्यूरिन बेस, चलिए इसके बीच ही लंबा सा बना देते हैं, यह प्यूरिन बेस एडिनिन से और एडिनिन बेस प्यूरिन से ही जुड़ता है। जैसे आपका यह ए है, यह ए है तो यह हमेशा टी से जुड़ेगा, जी है तो यह हमेशा सी से जुड़ेगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एडिनिन और थाइमिन, मतलब ए डबल बॉन्ड टी, ए एडिनिन थाइमिन से हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। ये देखिए बीच में डबल बॉन्ड, जबकि यह जो जी और सी आप देख रहे हैं यानी कि गुआनिन और साइटोसिन, यह हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। इतना बात आप समझ गए? देखिए फिर से एक बार, नाइट्रोजनस बेस 3 प्रकार के, प्यूरिन, पैरामिडिन। इसका मतलब यह है कि प्यूरिन हमेशा पैरामिडिन से, जैसे देखिए यहाँ एडिनिन है तो यह हमेशा थाइमिन से, पैरामिडिन से जुड़ा है, जबकि गुआनिन है तो यह साइटोसिन से जुड़ा है। इज दैट क्लियर? इतने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। फिर से इसे आप देखिए, अब मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाने का कोशिश करता हूं। देखिए यदि मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाता हूं तो DS, 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 ठीक। यह किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस, यानी कि ए लिख देते हैं। फिर हो सकता है टी से जुड़ जाए, फिर हो सकता है यह जी से जुड़े, या हो सकता है सी से भी जुड़ सकता है। और यह जो दोनों शुगर है यह दोनों फॉस्फेट से जुड़ेगा, यानी कि H3PO4, पी यानी कि फॉस्फेट, पी मतलब फॉस्फेट, ठीक। यह एडिनिन है तो ए डबल बॉन्ड टी से जुड़ेगा, यह DS यानी कि डबल स्टैंड डीऑक्सीराइबोज शुगर, यहाँ टी है तो ए से जुड़ेगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ग्वानिन है तो यह साइटोसिन से जुड़ेगा हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड द्वारा। डीऑक्सीराइबोज शुगर साइटोसिन है तो यह हमेशा ग्वानिन से जुड़ेगा हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, और यह DS। इसका मतलब यहाँ दोनों डीऑक्सीराइबोज शुगर के बीच में फॉस्फेट किससे जुड़ेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। फॉस्फेट फॉस्फेट। इस स्ट्रक्चर को आप देख रहे होंगे। देखिए इसमें क्या क्या आपको मिलता है। आपका यह क्या है? फॉस्फेट, PHOSPHAT, फॉस्फेट, फॉस्फेट। यह क्या है? डीऑक्सीराइबोज, SUGAR, शुगर।
यह क्या है? थाइमिन, THYMINE, थाइमिन। इसमें आपको यह शुगर हो गया, क्या हो गया ये? शुगर, शुगर। यह क्या हो गया? फॉस्फेट। और यह क्या है? यह थाइमिन क्या है? नाइट्रोजनीय क्षार। क्या है? नाइट्रोजनीय क्षार। इस तरह से देखिए, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस बराबर न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब है कि यह क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। अब आप भी इसे पहचान सकते हैं, क्या है यह? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड, शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट और यह नाइट्रोजनस बेस। अच्छा, आप अब मुझे ये बताइए कि यह जो सी है कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? बताइए। देखिए, सही बोले। यह जो सी है एक्चुअली यह है साइटोजिन, साइटोसिन। कौन सा नाइट्रोजनस बेस? तो मैंने बताया था एजी। सीटी बजाइए ना, सीटी, सीटी पैरामिडिन। कौन सा बेस है यह? पैरामिडिन, PYRAMIDIN। कौन सा बेस है यह? पैरामिडिन। कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ गए। अब बताइए, ये बताइए, यह जो जी है यह कौन सा है? ए जी, प्यूरिन। ए जी, प्यूरिन, बिल्कुल सही। यह क्या है? प्यूरिन। क्या है यह? PURINE, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस। कौन सा है? प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस। और इसे हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका केमिकल कंपोजिशन भी आप कह सकते हैं फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोस शुगर, थाइमिन, यानी कि नाइट्रोजनस बेस। यही चीज के मिलने से बनता है हमारा डीएनए। ठीक, चलिए ये भी हो गया, क्लियर है। अब इसे हम इरेज कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। इस डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आप मुझे बताइए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक, उसके बाद यह बताइए कि इस डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का व्याख्या किसने किया था सबसे पहले? कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस डीएनए के डबल हेलिकल यानी कि द्विकुंडली रचना का चर्चा की है या व्याख्या की है? तो वो थे वाटसन और क्रिक। कौन थे? वाटसन और क्रिक। क्रिक, तभी मैंने इंग्लिश में लिखा था WATSON, वाटसन एंड CRIC, क्रिक। ठीक है, चलिए ये पीछे का भी रिवीजन हो गया। अब हम लोग जानेंगे डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में, तो वह कैसा होता है? तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यही है। इसे मैं लिख देता हूं 3', माना 3' कहा जाता है इसे, 5', फिर 3' और फिर ये 5', 3', 5'। ठीक है, अब इसमें मुझे देखना यह है
इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर के बारे में मैं फिर से बता रहा हूं कि इस डीएनए के द्विकुंडली रचना, द्विकुंडली रचना के बारे में सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक ने चर्चा किया, व्याख्या किया। और कब किया? तो 1953 ईस्वी में। कब किया? 1953 ईस्वी में। ठीक है। इसमें 2 स्ट्रैंड होता है, 2 श्रृंखला होता है, जिसमें कि एक यदि इस तरह से क्लॉकवाइज में होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होगा। देखिए, एक यदि इधर से ऐसे जा रहा है तो दूसरा किधर से? दूसरा इधर से ऐसे आएगा। मतलब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। एक है क्लॉकवाइज, एक इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से जाएगा, तो दूसरा उधर से इस तरह से वापस आएगा। ये देखने में मुझे लग रहा होगा हम सभी को कि यह 2D स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल है, इसीलिए लग रहा है कि एक दूसरे को ओवरलैप किया हो, लेकिन यह ऐसा नहीं है। जिस तरह से ये देखिए, ये मेरा हाथ है, तो ये एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर आएगा। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये बीच में जो है दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है, चिपका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप इसे देखेंगे तो यहाँ देखिए बीच में स्पेस है। तो इसी तरह से यहाँ डीएनए भी होता है। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए का द्विकुंडली रचना भी इस तरह से होता है। यह जो आप देख रहे हैं डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, इसमें ये बड़ा वाला जो गैपिंग देख रहे हैं अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसे कहा जाता है मेजर, MAJOR, मेजर GROOV ग्रुप, मेजर ग्रुप। यहाँ इसे कहते हैं माइनर, MINOR, माइनर मीन्स छोटा भी होता है, GROOV, माइनर मीन्स छोटा, मेजर मीन्स बड़ा ग्रुप। ये एक टर्न दूसरा टर्न यहाँ, यानी कि एक टर्न से दूसरे टर्न में लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। कितना होता है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने इसे काउंट करके नहीं दिया है, लेकिन इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। किसी डीएनए में अधिक भी होता है, 12 भी होता है, 15 भी होता है, लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। एक टर्न से दूसरे टर्न का दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम, ये इस बीच का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होता है। यहां आप जो यह 2 न्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड और ये, इस दोनों के बीच का दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। माने यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। चलिए इस चीज को भी समझ लिए। अब देखिए, यह जो दूरी है एक स्ट्रैंड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की, यह जो दूरी है यह लगभग 20 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन होता है। और ये दूरी, ये भी न्यूक्लियोटाइड 20 एंगस्ट्रॉन का ही होगा, 20 एंगस्ट्रॉन का ही होगा। ये न्यूक्लियोटाइड ये भी 20 एंगस्ट्रॉन का होगा, यानी कि इसके बीच में वही ये वाली बात बताए कि सेम डिस्टेंस होता है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि कोई न्यूक्लियोटाइड बड़ा है तो कोई छोटा है, क्योंकि वह कर्ली होता है, इस तरह से मूव किया हुआ रहता है। चलिए इतने बात में और कोई दिक्कत नहीं। इसका एक 5 डैश की ओर जाएगा तो दूसरा 3 डैश की ओर आएगा। इसमें बस ये एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे का, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डीएनए रिप्लिकेशन के वक्त ग्रो करता है, बढ़ता नहीं है, चलने वाली चीज नहीं है, ये ग्रो करता है। ठीक है, तो हम आज डीएनए के बारे में जाने, बहुत सारी चीज जाने डीएनए के बारे में। किसने खोजा, कब खोजा, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड द्वारा खोजा। इसके बाद वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में इसका व्याख्या किया।
इसमें क्या क्या पाया जाता है, किसके किसके मिलने से बनता है, इसे अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। और अनुवांशिक पदार्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मम्मी पापा के गुणों को उनके बच्चों में ट्रांसफर करता है, प्रवेश करता है। यदि मम्मी पापा काले हैं तो बच्चे भी काले हैं, यदि मम्मी पापा गोरे हैं तो बच्चे भी गोरा है। उसके बाद यदि मम्मी पापा का बाल काला है तो मम्मी पापा बच्चा का भी बाल काला होता है, स्किन कलर। इसके बाद जो कैरेक्टर है, लक्षण है, इसी के द्वारा कुछ, इसी डीएनए पर यदि कुछ ऐसा बीमारी होता है जो कि खानदानी चलता है तो वह डीएनए के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलता आता है। आप यदि कहीं गए होंगे, अपने दादी गांव में रहते होंगे, तो जरूर है कि जिस वक्त बच्चा पैदा लेता है उसी वक्त कहता है, हाँ फलनवा देखो इस लड़के का नाक इसके दादाजी पे गया है, देखो इस लड़के का हाथ इनके दादाजी पे गया है, देखो मम्मी जैसा बिल्कुल गोरा गोरा है, कितना सुंदर है, देखो यह जो बच्चा है इसका जो ये जो गाल है इसके पापा के जैसा हो गया है, इसका जो ये ठुड्डी है ये है पापा जैसा हो गया है। मतलब जिस वक्त पैदा लेता है उसी वक्त बच्चे को कुछ ना कुछ उसका घर में अपने वंश से मिलाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि यह आपके पेरेंट्स से मिला है, फिर उस पेरेंट्स को, उस पापा मम्मी को अपने दादा नानी से मिला, हमारे दादा नानी से मिला। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी गुण ट्रांसफर होता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है, इस पीढ़ी से अगले पीढ़ी, फिर अगले पीढ़ी से अगले पीढ़ी, दादा दादी से उनके बच्चे में, मतलब मैं अपने मम्मी पापा में, फिर उस मम्मी पापा से उनके बच्चों में, फिर उससे उनके बच्चों में, इस तरह से यह चलिए तो अभी हम लोग डीएनए के बारे में इतना सारा बात पढ़े, इतने सारे चीज को समझे, सीखे। चलिए अब हम इसे मिटाते हैं, ठीक है। और इसके साथ अब हम लोग देखते हैं जो कि हमारा टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, जिसे हम लोग डीएनए उंगली छापी भी कहते हैं हिंदी में। देखिए क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे चले आए। डीएनए FINGER फिंगर PRINTING प्रिंटिंग, जिससे हम लोग हिंदी में डीएनए उंगली छापी या डीएनए उंगली छापी भी कहते हैं। देखिए यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या। सबसे पहले यह समझिए कि यह जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसी डीएनए फिंगरप्रिंट, जिस तरह से हम लोगों का थंब इम्प्रेशन, अंगूठा निशान किसी भी व्यक्ति का नहीं मिलता, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं किसी का भी डीएनए फिंगरप्रिंट एक समान नहीं होता है। जैसे कि किसी संसार में किसी भी व्यक्ति का अंगूठा निशान एक जैसा नहीं होता है। यदि अंगूठा निशान एक जैसा होता तो हो सकता था कि हम लोग किसी के भी मोबाइल का पासवर्ड खोल सकते थे, हो सकता है कि किसी के बैंक अकाउंट से भी, समझ रहे हैं, अपराध की दुनिया में जा रहे थे। तो फिंगरप्रिंट क्या है, एक तकनीक है। फिंगरप्रिंट क्या है, एक तकनीक है, यह एक टेक्निक है, टेक्निक, और हिंदी में इसी को कहते हैं तकनीक। तकनीक है। इस तकनीक द्वारा किसी व्यक्ति का पहचान किया जाता है। कौन सा तकनीक है, जिसमें कि यह वैसा तकनीक है जिसमें डीएनए के अनुक्रम का, सीक्वेंस का
अध्ययन कर किसी व्यक्ति का पहचान किया जाता है। इसे ही हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। इसे ही हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। एक तकनीक है जिसमें डीएनए के अनुक्रम का अध्ययन करते हैं और अनुक्रम का अध्ययन कर हम लोग किसी व्यक्ति का पहचान कर सकते हैं। तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, तो वैसी तकनीक जिसमें डीएनए के अनुक्रम का अध्ययन कर किसी व्यक्ति का पहचान किया जा सके, क्या कहलाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाएगा। और यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस किस चीज में मदद करता है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इस चीज को जानते हैं कि यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस क्या है, स्टेप क्या है। चलिए इसको मिटाते हैं। आप इसका परिभाषा यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं। चलिए मैं बोल ही देता हूं। वैसी तकनीक जिसके द्वारा डीएनए के अनुक्रम का अध्ययन कर किसी व्यक्ति का पहचान किया जा सके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। देखिए इसमें किया क्या जाता है। अभी कुछ ही देर पहले मैं बताया कि डीएनए जो है हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर जगह डीएनए मौजूद है। हाँ, ये जो हम लोग कपड़ा पहने हुए हैं इसको छोड़ करके, क्योंकि ये हमारे शरीर का पार्ट नहीं है, यह एडिशनल पार्ट है, बाहर से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात ये भी बताए कि डीएनए को आप किसी भी विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं अपने शरीर के डीएनए को या किसी भी जीव के डीएनए को। और यह आनुवांशिक पदार्थ भी है जो कि हमें पुश्तैनी में अपने माता पिता से मिला है। यदि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कहीं चर्चा हो तो इसका जो प्रोसेस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरह से किया जाता है, इसका जो प्रक्रिया, कुछ स्टेप मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला स्टेप है कि हमें सैंपल कलेक्ट करना होगा। सैंपल कलेक्ट, इसके बाद जब हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे तो इस सैंपल के रूप में हम लेंगे क्या क्या, तो हम लोग ले सकते हैं नाखून, नेल, हेयर, बाल, स्किन, त्वचा, सीमेन, उत्तक, अंग, कुछ भी ले सकते हैं।
इत्यादि। हो गया। अब इस सैंपल से हम लोग सबसे पहले तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, अलग करेंगे, ठीक। फिर उसमें मिलाएंगे, यह जो डीएनए होगा, यह जो डीएनए होगा, इस डीएनए को कट करने के लिए, सीधा करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलाएंगे, RESTRICTION, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिक्स करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मीन्स प्रतिबंध एंजाइम। मिलाना है। अब यह जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए से मिला है, इससे अलग करने के लिए डीएनए को AGROS, एग्रोज जेल, एग्रोज जेल, एग्रोज जेल द्वारा सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और यह जो एग्रोज जेल है, यह मुझे प्राप्त कहाँ से होता है? सीवीड्स से प्राप्त होता है। सीवीड्स मतलब समुद्री, गलत है क्या? समुद्री घास से प्राप्त होता है। एग्रोज जेल कहाँ से प्राप्त हो रहा है हमें? सीवीड्स से। अब सीवीड्स के द्वारा डीएनए को अलग करने के बाद इसमें नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज नाइट्रोसेल्यूलोज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज में ट्रांसफर करने के बाद इस पर एक्सरे पास करते हैं, एक्स किरण पास करते हैं, जिससे कि हमें VNTRS, VARIABLE, वेरिएबल नंबर, TENDON, टेंडन रिपीट्स, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स कहते हैं, यह प्राप्त होता है। एक्सरे जब इस पर डाला जाता है तो डीएनए का बैंड दिखने लगता है, अनेकों डीएनए दिखने लगते हैं, एक्सट्रैक्टेड डीएनए दिखने लगता है, और इस प्रकार हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त करते हैं। और यह डीएनए फिंगरप्रिंट जो आपका है, इसे एक बार फिर से हम लोग एक स्टेप में समझते हैं। सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करना होता है। सैंपल के रूप में आप नाखून, टूटे हुए बाल, त्वचा, सीमेन इत्यादि ले सकते हैं। इसके बाद उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कट किया जाता है, सीधा करने के लिए या उसको अलग करने के लिए। फिर इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अलग करने के लिए इसमें एग्रोज जेल मिलाया जाता है, जो कि हमें एग्रोज जेल सीवीड्स, समुद्री घास है जो उससे प्राप्त होता है। अब इस डीएनए को नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज में पास किया जाता है और इस पर एक्सरे डाला जाता है। एक्सरे डालने के बाद डीएनए के अनेकों बैंड दिखाई देते हैं, बहुत सारे डीएनए दिखाई देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देता है।
जिसे हम VNTRS वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स कहते हैं। ठीक, इस प्रकार हमें कुछ स्टेप द्वारा DNA फिंगरप्रिंट समझ में आ गया। इसमें अब किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। यदि है किसी भी तरह का दिक्कत तो आप कमेंट में मुझसे सवाल कर सकते हैं और मैं उन्हें पूरी तरह से समझाने का कोशिश करूंगा। फिर अगले वीडियो में टाइम दूंगा, जिस जिस टॉपिक में जहां जहां दिक्कत होगी, जिस जिस वर्ड में, मैं फिर से उसे कोशिश करूंगा समझाने के लिए। चलिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, इसे मिटाते हैं अब हम। DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग। अब इसके उपयोग को देखते हैं कि आखिर इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज किस किस चीज में होता है। तो देखिए, इसका उपयोग सबसे पहले तो अपराधियों के पहचान में। कहाँ? अपराधियों के पहचान में। ठीक, दूसरा, खोए हुए बच्चों के एवं उनके माता पिता के पहचान में। ठीक है, चलिए अब इसको नहीं लिखते हैं, बातों से ही समझते हैं। खोए हुए बच्चे हैं तो उनके माता पिता के पहचान में। यदि कहीं कोई क्राइम हुआ, घटना हुआ, मान के चलिए बम विस्फोट हुआ और बम विस्फोट में बहुत सारे लोग मारे गए, तो उसका मृत अंग जो होता है, उसके बॉडी का जो अलग अलग अंग होता है, जो छिटक जाता है, इधर उधर हो जाता है, उस अंग को पहचानने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं मृत अंगों के पहचान में, खोए हुए बच्चों के माता पिता के पहचान में ये था एक। पहचान में, मृत अंगों के पहचान में, जैसे हमारे देश के जवान हैं, आर्मी हैं, यदि कभी किसी घटना में, जैसे पुलवामा में एक अटैक हुआ था, तो ऐसे जगहों पे जो बम ब्लास्ट में जो चिथड़े उड़े, तो उनके अंगों को पहचानने में कि यह किसका बॉडी है। क्योंकि घर वाले तो हमेशा चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने हिसाब से उनका दाह संस्कार करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो बहुत सारा बात होता है, जिसके कारण जो है उन्हें मृत अंग भी पहचान करके दिया जाता है। यदि कोई खो गया है तो उसके पहचान में। यदि कहीं बलात्कार हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो इसमें भी जो सीमेन है, वीर्य है, उसके माध्यम से पता चल जाता है कि किसका DNA है, कौन अपराधी है। तो यहाँ भी अपराधी के, बलात्कार के बाद वीर्य द्वारा अपराधी का पहचान किया जाता है। वीर्य द्वारा अपराधी का
पहचान किया जाता है। अपराधी, अच्छा एक बार चेक करता हूं क्या अपराधी का स्पेलिंग सही है या गलत है। अपराधियों के पहचान में, ठीक है। अब देखिए एक चीज और है, मानव जीनोम में जो मानव हैं उनके अनुवांशिक नक्शे को तैयार करने में, अनुवांशिक नक्शे को तैयार करने में भी यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफी मददगार होता है। चलिए आज यहीं समाप्त करता हूं मैं अपने इस क्लास को। आप लोग और भी अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जहां जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं उस टॉपिक को तैयार करके आपको जल्दी से जल्दी आपके पास साझा करूंगा, आपके साथ साझा करूंगा। आप उसे देखो, उसे समझो। ओके, थैंक यू।